Hello students, as you know we are studying our sixth lesson, that is life processes, and in our previous video we have completed our respiration. ठीक है, respiration में हमने जो अपना टॉपिक था वो क्लियर कर लिया था कि रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, एनर्जी कैसे बनेगी, रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स में, बाकी एनिमल्स में या प्लांट्स में कैसे हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमने न्यूट्रिशन में क्या किया, फूड लिया। ठीक है, फूड हमारी बॉडी में आ गया। उसके बाद हमारी सेकंड प्रोसेस थी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे उनको हमने तोड़ा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारे पास आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करेंगे, जो रेस्पिरेशन में हमारे पास एनर्जी बनी है उसको हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू द बॉडी। बॉडी में पूरी हम उसको एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि वेरियस जो ऑर्गन्स हैं उस एनर्जी का यूज कर सकें। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ब्लड है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एनर्जी है वो ब्लड में मिक्स होके क्या होगी, हमारे ऑर्गन्स में जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। अगर किसी भी चीज ने क्या करना है, हमारी बॉडी में मूव करना है या कोई किसी भी चीज की हमने मूवमेंट करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक पाथवे चाहिए जिसके थ्रू जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में क्या करेगी, मूव करेगी। और उस रास्ते को हम क्या नाम दे रहे हैं, सर्कुलेशन। तो व्हाट इज सर्कुलेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द फूड, वाटर या जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो एक जगह पे बन रहे हैं उसको हमने दूसरी जगह पे भेजना है। क्या है सर्कुलेशन? सर्कुलेशन में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है, वाटर है या जो भी अगर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं। अब एक्सक्रीशन में हम क्या करेंगे, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिशन से बन रहे हैं उनको भी हमने एक प्लेस से जो है वो दूसरी प्लेस में भेजना है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्क्यूलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब सर्कुलेशन का हमें लग गया पता कि सर्कुलेशन में क्या होगा, जो भी हमारा फूड है, वेस्ट है, जो भी मटेरियल है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली सर्कुलेशन है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरह का होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं दो डायग्राम्स बनी हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेशन जो है वो सभी में होगी, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, जो कि सभी खाना बना रहे हैं, सभी खाना ले रहे हैं, सभी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है आपने, जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होगा लोअर वर्टिब्रेट, जो हम लोगों से नीचे हैं। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो होंगे हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हायर बीइंग जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में होगा हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये है हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है। तो पहले आप लोगों ने एक मेन बात याद रखनी है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हैविंग नो ब्लड वेसल। ओके, इसमें कोई भी ब्लड वेसल जो है वो नहीं होगी। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो एक वेल डेवलप्ड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स में जो भी सिस्टम है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है वो एक वेल डेवलप्ड है क्योंकि ह्यूमन जो है वो हायर बीइंग है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कोई ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें क्या होगा, द मेन ब्लड वेसल, जो मेन ब्लड वेसल है जो किसमें है, हार्ट में। ये हमारा हार्ट। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट से क्या होंगी, अराइज होंगी और अपने ब्लड को वो कहाँ पोर कर देंगी, इनटू टिश्यू स्पेसिस। जो भी हमारे टिश्यू स्पेसिस है जिनको हम बोलते हैं साइनसिस। ठीक है, इसमें आपने साइनसिस नहीं रहता है, आपको सीधा आपने याद रखना है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द मेन ब्लड वेसल, मेन ब्लड वेसल जो है वो हार्ट से क्या होगी, अराइज होगी एंड कैरी एंड पोर द ब्लड इनटू टिश्यू स्पेसिस। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें क्लोज में, तो क्लोज में क्या होगा, द ब्लड रिमेन ओनली इन द ब्लड वेसल। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही रहेगा एंड कैरी टू वेरियस ऑर्गन्स थ्रू वेसल्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, जो ब्लड है वो कहाँ पे रहेगा, अब यहाँ जो हार्ट से जो ब्लड था वो तो चला गया, लेकिन यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट में वो वहीं पे रहेगा, वेसल्स में ही। और जो वेरियस वेसल्स हैं और
या जो हमारी कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, ब्लड को लेके जाएंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एग्जांपल देखिए आप इसका, मान लीजिए कि आपके घर में क्या है, 20 पॉट्स जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 20 पॉट्स आपके घर में पड़े हुए हैं। आपको बोला कि इनमें जो है वो पानी डाल दीजिए, तो आपने जो है वो 2 तरीकों से उसमें पानी डाला। पहले केस में आपने क्या किया, आपने जो नल था वो खोला, बकेट भरी पानी की, बकेट उठाई आपने और गमलों पे पानी फेंक दिया दूर से, ठीक है। दूसरी प्रोसेस में आपने क्या किया, नल खोला, वहां पे पाइप लगाई और पाइप से आपने जितना भी गमलों को पानी चाहिए था उतना दे दिया। तो जो आपने पानी फेंका वो था आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आपने क्या किया, नजदीक जाके जितना पानी जिस प्लांट को चाहिए था आपने दिया, वो हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे हुआ, अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि सीधा हमने बाल्टी उठाई और पॉट्स के ऊपर पानी फेंक दिया, तो हमें पता नहीं लगा कि किस प्लांट को कितना पानी चाहिए था। हमने अपनी सफिशिएंसी के लिए क्या किया, हमारा काम था सिर्फ पानी फेंकना, हमने पानी फेंक दिया। अब किस प्लांट को कितना मिला, हो सकता है कोई प्लांट जो है वो दूर पड़ा हो, तो वहां थोड़ी पानी जाएगा। तो इसमें ऐसा ही होता है कि कोई पता नहीं है कि किस ऑर्गन को कितना पानी जा रहा है, कितना ब्लड जा रहा है, ठीक है। सीधे जो है वो जो हार्ट है वो प्रेशर क्रिएट करेगा और सीधा जितना भी इसके अंदर ब्लड है वो फैल जाएगा, पता नहीं किस बॉडी पार्ट को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने क्या किया, पाइप ली और केयरफुली जो है वो सभी पॉट्स को लिया। तो ये है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा, अब मान लो कि जब कोई प्लांट ऐसे लाइन में प्लांट्स रखे हुए हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, एक यहाँ पे है पॉट, तो हम क्या करेंगे, अपनी पाइप पे प्रेशर जनरेट करेंगे ताकि पानी जो है वो यहाँ तक भी पहुंचे। हो सकता है कि उसको ज्यादा पानी की जरूरत हो, तो वैसे ही ये करेगा। अगर कोई ऑर्गन जो है वो बहुत दूर है तो वो क्या करेगा, हार्ट जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा अपने अंदर और क्या करेगा, फिर जो ब्लड वेसल्स है वो दूर तक ब्लड जो है वो फेंकेंगी ताकि उस ऑर्गन जो है वो उसको ब्लड की जरूरत है, तो हमने ब्लड को वहां तक पहुंचाना है। तो आई जस्ट होप आपको ओपन और सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो क्लियर होगा। अपनी जो पॉट्स वाली बात है याद रखनी, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो हार्ट है वो कोई प्रेशर जनरेट नहीं करेगा, वो सीधा पानी को पोर कर देगा इनटू द ब्लड स्पेसिस, कि ब्लड जहां जाना है जाता रहे। इसमें क्या होगा, ऑर्गन्स देख के ब्लड वेसल जो है वो वहां पे पोर करेंगी, जिस ऑर्गन को जितनी जरूरत है उतना ही ब्लड जो है वो वहां पे भेजा जाएगा, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द मेन ब्लड वेसल जो है वो हार्ट से राइज करेंगी एंड पोर द ब्लड इनटू टिश्यू वेसल्स। फॉर एग्जांपल ये होता है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। उसके बाद है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो ब्लड है इट रिमेन्स ओनली इनटू द ब्लड वेसल एंड कैरी टू द वेरियस ऑर्गन्स थ्रू वेसल्स एंड कैपिलरीज। इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं और हमारा जो एनिलिडा है दैट इज अर्थवर्म वो भी आता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, ओपन है क्लोज है, लेकिन उसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो पीछे हमने देखा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें 3 चीजें हमने देखी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड तो होगा ही, एक आ गया हमारे पास ब्लड, एक आ गया हमारे पास हार्ट, क्योंकि हार्ट से ब्लड जाएगा और कौन लेके जाएगा, ब्लड वेसल, ठीक है। ये आ गए हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स, दैट इज ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेकंड हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे 2 चीजों के बारे में, दैट इज लिम्फ एंड सेकंड वन इज लिम्फ वेसल, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल, और लिम्फेटिक सिस्टम के 2 पार्ट हैं, दैट इज लिम्फ एंड लिम्फ वेसल, ठीक है। तो आज हम सिर्फ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा उसके बारे में पढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है। जिस टेस्ट में हमारे ब्लड का ही देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या चीजें जो है वो हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ब्लड के बारे में भी पढ़ा होगा 7th क्लास में। ब्लड क्या है, इट इज अ फ्लूइड containing tissue which transport the material to different body parts। ये क्या है, एक फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू है जो क्या करेगा, जो मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड में क्या क्या चीजें होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, एक तो इसमें लिक्विड पार्ट है और एक इसमें सॉलिड पार्ट है, ठीक है।
लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और जो हमारे सॉलिड पार्ट है उसको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ब्लड कॉर्पसल दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, ट्यूब है, उसमें हमने ब्लड भर लिया, ठीक है, ब्लड हमने भर लिया। फिर एक मशीन होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन ऐसी होती है कि इसको 1 मिनट में जो है वो हम 10,000 बार तक जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने 2 पार्ट को सेपरेट करना है, लिक्विड और सॉलिड को, तो हम इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगा देंगे। 1 मिनट में हमने वहां पे सेट कर दिया, वो मैक्सिमम 50,000 तक जो है वो मूव कर सकती है। तो मान लीजिए कि 1 मिनट में अगर हम 10,000 बार किसी चीज को मूव कर रहे हैं तो वो कितनी स्पीड से करेगी। तो क्या होगा, जब हम 1 मिनट हमने वहां पे कर दिया कि 1 मिनट में हमने जो है वो इस मशीन को इतनी बार घुमाना है, तो वो घूमेगी और वो क्या होगा कि जो 2 पार्ट हैं, ऊपर आ जाएगा हमारा लिक्विड पार्ट, नीचे रह जाएगा हमारा सॉलिड पार्ट। मशीन का नाम ये है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर रह जाएगा क्रीमिश कलर का उसको हम कहेंगे प्लाज्मा, और जो नीचे सॉलिड पार्ट हमारे पास बच गया दैट इज आर ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ब्लड में 2 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और दूसरा है हमारे पास ब्लड कॉर्पसल दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज से हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्लाज्मा। तो अगर हम ब्लड में बात करें तो ब्लड में 55% जो है वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा में जो है वो 92% जो है वो वाटर होता है, और रिमेनिंग 8 to 10% जो बच रहे हैं वो होते हैं बाकी मटेरियल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो 55% जो है वो ब्लड का हिस्सा बनाता है, 90 to 92% जो इसमें वाटर है, और रिमेनिंग 8 to 10% जो है वो इसमें अदर मटेरियल है। क्रीमिश और येलोइश कलर का फ्लूइड है ये। इसमें बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इसमें वेरियस प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, फूड मटेरियल हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और लास्ट थिंग डिजोल्व गैसेस भी इसमें क्या है, प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हमारे प्लाज्मा में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब अगर हमारा जो ब्लड है अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। और अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, मतलब अगर हमने प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो वो बन गया हमारा सीरम, ओके। अगर हमारे ब्लड में क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता है जो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, तो वो है प्लाज्मा। और अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो वो बन गया हमारा सीरम। वो सीरम रह गया, मतलब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। एंड सेकेंड वन इज आर ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स में आ जाएंगे हमारे इरिथ्रोसाइट को हम क्या कहते हैं, आरबीसी। सेकेंड वन इज आर ल्यूकोसाइट को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। एंड थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, ओके। तो 3 तरह के ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं वो ब्लड में प्रेजेंट हैं, दैट इज इरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट दैट इज प्लेटलेट्स, ठीक है। तो पहले हम इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अपने लास्ट जो रेस्पिरेशन थी उसमें भी पढ़ा था। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन को लेके जाएगा। इसका मेन काम जो है वो यही है, ठीक है। इस तरह का ओवल शेप में सर्कुलर शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका आरबीसी का। आरबीसी जो है वो, इसका मैंने फंक्शन आप लोगों को बता दिया कि ये क्या करता है। आरबीसी का मॉलिक्यूल है, ये अपने साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम में कोई भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का कोई काम ही नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 1 नंबर का पूछ लिया कि इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस आरबीसी में, तो इसमें कोई भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट
नहीं होता। ठीक है, जस्ट जो अगर आपसे पूछा जाए तो कैमल और लामा, कैमल और लामा जो है वो इसमें क्या होते हैं, इनके जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो भी छोटी स्टेज में। जब जैसे इसको ग्रो करते हैं जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। वैसे आप यही याद रखना है कि जो आरबीसी है उसमें क्या है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो वो वहां पे कोई भी डिवीजन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर हम आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान जो होता है वो इनका होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद जो है वो इनकी डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आरबीसी। आरबीसी में क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी है, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डिवीजन प्रेजेंट नहीं है। और कहाँ पे ये बनती हैं, अब आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी में बन रही है, तो वो कहाँ बन रही है, इनटू बोन मैरो। ओके, हमारी बोन्स में जो भी लिक्विड मटेरियल है उनको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होगी, इनकी फॉर्मेशन होगी और डेथ कहाँ पे होगी, डेथ होगी हमारे स्प्लीन में। ये याद रखने वाली बात है, जो आरबीसी है वो कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो में, और उनकी डेथ कहाँ हो रही है, स्प्लीन में। थोड़ी बहुत जो स्प्लीन में जो है वो फॉर्मेशन भी हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत जो है वो स्प्लीन में आरबीसी बन भी जाते हैं। स्प्लीन में हम कहते हैं, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान, क्योंकि वहां पे जो है वो आरबीसी 120 डेज के बाद मर जाएंगी, वहां चली जाएंगी, तो हम स्प्लीन को कहेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और स्प्लीन का एक और नाम भी है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्प्लीन में थोड़ी बहुत जो है वो आरबीसी की फॉर्मेशन भी हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 120 डेज के बाद जो आरबीसी है वो उनकी डेथ हो जाएगी एंड दे विल अल्टीमेटली गो इनटू द स्प्लीन। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो एरिथ्रोसाइट। कहाँ पे बन रही है, बोन मैरो में, थोड़ी बहुत स्प्लीन में। स्प्लीन को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्योंकि 120 डेज के बाद जो हमारी आरबीसी है वो वहां पे जाएगी, मर जाएंगी। एंड ब्लड बैंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जो फॉर्मेशन है वो हमारे स्प्लीन में भी हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स के बाद आते हैं हमारे ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का फंक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट का क्या है, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और इसमें आप वेरियस टाइप के जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उनके बारे में पढ़ोगे। उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे भी बहुत सारे डिविजन किए गए हैं, तो वो आप हायर क्लासेस में +1 में जैसे अभी जिसकी बायो रखते हो आप, तो उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो है वो न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। मान लो कि इसने हमारी बॉडी में कहीं चोट लगी, ठीक है, तो इसने क्या करना है, वहां पे एक्ट करना है, फाइट करना है। अब इसका मेन काम क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल एंटर करता है उसके साथ ही फाइट करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे हाथ में जो है वो कोई फॉरेन मटेरियल जो है वो बैठ गया या एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, अपनी शेप को चेंज करके अल्टीमेटली वहां से बाहर आ जाएंगे। आरबीसी नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसकी शेप जो है वो डेफिनेट है, वो कहीं कहीं ही वहां पे आ सकती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है वो ऑटोमेटिकली अपनी शेप चेंज करके जो है वो कहीं भी बॉडी में जहां भी इनकी हेल्प चाहिए होती है वो वहां पे आ जाते हैं, अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये इसकी इरेगुलर शेप है, कहीं भी अपनी शेप जो है ये चेंज कर सकता है। और मेन इसका फंक्शन क्या है, ये फाइट करेगा अगेंस्ट द डिजीजेज और एंटीजन। ठीक है, ये था, यही इसके बारे में इतना ही था। और लास्ट वन इज अवर प्लेटलेट्स, और दूसरा नाम क्या बताया इसका, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है, मतलब इरेगुलर शेप में है इसका भी स्ट्रक्चर लाइक ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का फंक्शन भी आपने 7th क्लास में पढ़ा है। हमें ब्लड निकलता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो ब्लड जो है वो निकलता ही रहेगा, अल्टीमेटली उससे तो डेथ हो जाएगी। उस पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स है ये एक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, वहां पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे, ताकि फर्दर जो ब्लीडिंग है वो ना हो। ठीक है, तो ये था हमारे प्लेटलेट्स का फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ा। आज हमने जस्ट एक ब्लड की इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि ब्लड में जो है वो क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, हमारे ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, उनके क्या क्या
फंक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्दर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपने अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।